Hello everyone. So today's topic will be mortgage and charge of immovable property under Transfer of Property Act. Okay. तो ये सारे कंटेंट्स हैं जो कि कंटेंट्स है जो कि मैंने डाला हुआ है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट अंडर मॉर्गेज, होता क्या है ये मॉर्गेज, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जनरल कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 100 दैट इज चार्जेस, जो कि कैसे कैसे जनरल, बेसिकली ये वीडियो आपको खाली कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेगा कि ये दो डिफरेंट सेक्टर है, एक मॉर्गेज और चार्ज, जो इसके टीपीए के अंदर ही ये इंक्लूड किया गया है, बट दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे अपने इस वीडियो को। सो व्हाट इज अ मॉर्गेज? तो मॉर्गेज को आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मॉर्गेज होता क्या है। मॉर्गेज जब भी आप, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तरीके से इसको समझते हैं। जब भी आप कोई एक बैंक में जाते हैं, ठीक है, तो बैंक में अगर आपको लोन चाहिए, तो वन ऑफ द मोड इज लाइक मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। आप टाइटल डीड में क्या होता है कि आप अपना जमीन का एक कागज देते हैं, ठीक है। आपने तो सुना ही होगा कि बहुत बार क्या बोलता है, बैंक का जमीन की मॉर्गेज रख के बैंक से हम लोग ने लोन लिया। या फिर इंसान लोग से तो आप सुनते ही होंगे कि जहाँ पे बहुत सारे इंसान अपने कभी जमीन का, कभी दुकान का पेपर्स जमा करके वो सर्टेन काइंड ऑफ लोन लेते हैं, तो उसी को बोलता है मॉर्गेज। तो मॉर्गेज जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादातर एक प्रॉपर्टी को अ, अ, गिरवी की तरह रख दिया जाता है, ठीक है। उस गिरवी रखना को ही मॉर्गेज बोलते हैं। तो यही है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो प्रॉपर्टीज दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। जब आप मूवेबल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग कहाँ से देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 3 क्लॉज 36 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1879 डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये है क्या। सिंस मैंने इंक्लूड किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट वो एक्ट होता है, ये काइंड ऑफ डिक्शनरी की तरह होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज 2 से 3 एक्ट है, और वहाँ पे हम लोग को पता ही है, जो भी एक क्या बोलते हैं, कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को तो पता ही होता है, टाइटल 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 एंड स्कोप ऑफ द एक्ट आता है। उसके बाद ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन 2 जो होता है कोई भी एक्ट का, वो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। तो लेट्स सपोज कोई एक ऐसा डेफिनेशन है, ठीक है, कोई भी एक स्टैट्यूट का डेफिनेशन, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट में एक डेफिनेशन दिया हुआ है और कोई दूसरे स्टैट्यूट में एक अलग डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वो दो डेफिनेशन इस लाइक कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर उसके दो मीनिंग है वो अनक्लियर है, ठीक है। तब जाके हम लोग देखते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन फाइनल होता है। ये कुछ भी नहीं, जनरल क्लॉजेज एक्ट काइंड ऑफ डिक्शनरी की तरह काम करता है। जब कोई भी स्टैट्यूट में कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया हो, या फिर एम्बिग्यूटी हो, या समझ में नहीं आ रहा हो, इंटरप्रिटेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा हो, तब जाके हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो चार्ज क्या है। अ चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन वन पर्सन, द मॉर्गेजर, गिव्स another person, the mortgagee, an interest in the immovable property as a security for payment. The charge does not transfer any ownership of the property to a mortgagee, but it gives them a right to recover their money from the property if the mortgagor defaults on their debt. तो मतलब चार्ज भी नहीं, इसको आसान भाषा में समझते हैं। चार्ज वो टाइप का चीज होता है कि लेट्स सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। तो मिस्टर क्या बोलता है, ए मॉर्गेजर समझ लेते हैं और मिस्टर बी को मॉर्गेजी समझ लेते हैं। तो जब भी मिस्टर ए ने अपना सपोज कुछ एक मॉर्गेज रखा और इन रिटर्न मॉर्गेजी से, ठीक है, कुछ एक
सामान लिया, ठीक है। तो मॉर्गेजी जो होगा, मिस्टर बी के पास जो होगा, उसके पास एक काइंड ऑफ चार्ज डाल देगा कि लेट्स सपोज कि अगर मिस्टर ए, ठीक है, कोई भी काइंड ऑफ डिफॉल्ट करता है तो हम ये लग दें ये टर्म्स एंड कंडीशन रख देंगे, इसका पेनल्टी डाल देंगे। या फिर लेट्स सपोज सिंपल भाषा में इसको समझते हैं कि आपने आपके दोस्त से 10 रुपया लिया है, तो और आपने उसको कहा कि मैं आपको सडन टाइम ऑफ पीरियड के बाद ये 10 रुपया जो है लौटा दूंगा, ठीक है। अगर तो चार्ज क्या बनेगा कि यहाँ पे अगर आपका दोस्त आपको ये बोलता है कि ठीक है, तू इतना दिन में 10 रुपया तू मेरे से लौटा नहीं पाया, तो हम तेरे से 10 का 20 लेगा। अगर नहीं दे पाया तो हम तेरे घर से आके या तो तेरे दीदी से या फिर भाई से या फिर किसी से भी हम पैसा वसूल करेगा। तो ये हो जाता है चार्ज, काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन लगा देता है। मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेज में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ही रखना पड़ता है जो कि इमूवेबल होता है। बट चार्ज में नॉट नेसेसरी कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही डील कर रहे हो, इवन एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी चल जाता है, उसमें भी चार्ज लग जाता है, ठीक है। नाउ मीनिंग और डेफिनेशन एज पर द सेक्शन, ठीक है, एज पर द सेक्शन। तो मॉर्गेज का डेफिनेशन सेक्शन 58 क्लॉज ए ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करता है, और चार्ज बात करता है सेक्शन 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 58 क्लॉज ए में मॉर्गेज के बारे में बात करता है, मॉर्गेजर का बात करता है, मॉर्गेजी का बात करता है, एंड मॉर्गेज प्रॉपर्टी, और फाइनली मॉर्गेज डीड, ठीक है। तो मॉर्गेज क्या होता है, तो मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ any kind of interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of a money advance, or by the way of loan or existing or future debt or performance of engagement which may give rise to a pecuniary liability। तो मॉर्गेज वही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ भी चीज को गिरवी रखना को मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। तो और उसी को मॉर्गेज बोलेंगे जहाँ से एक such kind of performance or engagement which may give rise to a pecuniary liability। अब ये pecuniary liability होता क्या है, pecuniary liability कुछ भी नहीं, तो monetary liability को आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये कुछ भी नहीं, pecuniary का मतलब होता है कुछ भी चीज मनी से जो रिलेटेड होता है, pecuniary मतलब मनी समझ लीजिए आप लोग, तो यही है। तो द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द मॉर्गेजर, जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मॉर्गेजर बोलते हैं। और जिसको ट्रांसफर ही वो हो गया जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गेजी बोलते हैं, ठीक है। तो द प्रिंसिपल मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ विच द पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड मॉर्गेज मनी, ठीक है, हम लोग मॉर्गेज मनी बोलते हैं, काफी सिंपल है। और इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड डीड कुछ भी नहीं, कि इस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, मॉर्गेज डीड को हम लोग वो एग्रीमेंट जो कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज डीड, वही है। और चार्जेस, अब आते हैं चार्जेस के अंदर। चार्जेस, अब बेयर एक्ट डेफिनेशन एज पर सेक्शन 100, where immovable property of one person is by act of the party or operation of law made the security for payment of money to another person, and the transaction does not amount to a mortgage, the latter person is said to be have charge on such a property, and all the provisions herein before contained shall apply to a simple mortgage, shall so far as may be applied to such charge, ठीक है। तो चार्ज क्या, चार्ज वही चीज होता है जो कि क्या बोलते हैं, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ सिक्योरिटी, जैसा होता है ना एक काइंड ऑफ फर्दर सिक्योरिटी जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इंक्लूड होता है। बट वो कम्प्लीटली मॉर्गेज की तरह नहीं होता है, बट हाँ हम लोग उसको थोड़ा, उसको हम लोग एक काइंड ऑफ सिंपल मॉर्गेज बोल सकते हैं, एक काइंड ऑफ सिंपल मॉर्गेज हम लोग बोल सकते हैं, पर कम्प्लीटली काइंड ऑफ मॉर्गेज होता नहीं है। मॉर्गेज बेसिकली क्या बोलता है, वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एज पर डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सारे क्या बोलते हैं मॉर्गेज रखा जाता है, या फिर इमूवेबल भी होता है बट उतना ज्यादा होता नहीं है। तो इसका जो हम लोग के पास एक्सेप्शंस भी है तो वो भी देख लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ चार्ज ऑफ अ ट्रस्टी और अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्सपेंसेस incurred in the execution of his trust, and save as otherwise expressly provided by any
law for the time being in force, and no charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration and without the notice of a charge. तो यहाँ पे वही कोई भी ट्रस्ट वगैरह सब आ जाएगा, तो वहाँ पे काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आते हैं जनरल कॉन्सेप्ट। तो जनरल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट हम लोग का क्या है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है, अब इसको हम लोग एक सिंपल चीज में समझते हैं, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है। अब लेट्स सपोज आप एक सेम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन ने लेट्स सपोज आपने आपको लोन चाहिए, आपने क्या बोलता है बैंक में वो वो अपना प्रॉपर्टी का पेपर्स जमा कर दिए। तो अब लेट्स सपोज आप पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो बैंक बैंक के पास आफ्टर सारा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी आप फुलफिल करते हैं, तो बैंक क्या कर सकता है, ठीक है, उसको आपको एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी बैंक को सुटेबल लगे वो उसको सेल कर सकता है। आफ्टर जैसे फॉर एग्जांपल बैंक आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी। उसके बाद ऑक्शन करके उसको सेल आउट करके वो अपना जितना भी डेप्थ है वो रिकवर कर देता है। और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, हम लोग को तो पता ही है, सिंपल, कुछ भी टाइटल डीड रख दिया उसके बाद मॉर्गेज कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। नाम से ही काफी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे एक लैंडमार्क केसेस भी है, वो आप देख लीजिएगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस नवीर सिंह 2014 का केस है। उसके बाद कंडीशनल सेल, मॉर्गेज और एब्सोल्यूट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल सेल एक सडन काइंड ऑफ कंडीशन आ जाता है। ठीक है, आप सेल करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन ये है या, ठीक है, तो ये नहीं हुआ तो हम लोग इसको कंप्लीटली भेज देंगे, कंप्लीटली पे ऑफ कर देंगे, उसके बाद बैंक कंप्लीटली लायबल होता नहीं है। ठीक है, तो यही है। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ, उसके बाद आते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन। द राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ अ मॉर्गेजर under a mortgage, giving a right to a mortgagee to sell the property without the intervention of a court। तो यहाँ पे राइट ऑफ रिडम्पशन में एक क्या आ जाता है कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि मॉर्गेजी के पास, ठीक है, एक फुल पावर रहता है कि वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो कि डाला गया है, तो उसके हिसाब से विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वो उसको सेल आउट कर सकता है। यही है सम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज। तो अब आता है जनरल कॉन्सेप्ट अंडर सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि चार्जेस के बारे में बात करता है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं, दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अ चार्जेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड दिस एक्ट इटसेल्फ कंटेन्स इलस्ट्रेशन सच एज चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू चार्जेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी, जो कि बात करता है वेंडर चार्ज फॉर अनपेड परचेज मनी। ठीक है, जहाँ पे ये वेंडर जो आपको चार्ज करेगा क्योंकि अनपेड है, सपोज आपने कुछ परचेज कर लिया है और परचेज करने के बाद आपने पेमेंट नहीं किया, तो वहाँ पे वो चार्ज करेगा। उसके बाद अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 6 क्लॉज बी, जो कि बात करता है कि परचेजर के बाद, हाँ, राइट टू चार्ज द अमाउंट फॉर द परचेज मनी पेड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चार्ज ले सकता है। लेट्स सपोज कि आ, आपने क्या बोलता है परचेज एक मनी को परचेज किया है, ठीक है, अब मतलब सॉरी, लेट्स सपोज यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि हाँ आपने मनी को, लेट्स सपोज इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ले लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी लेने के बाद तो वहाँ पे अ, तो ओनर को लग रहा है कि भाई ये तो प्रॉपर्टी मुझे मिल चुका है, तो अब हम इसको क्या
क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को दे देते हैं। तो क्या बोलता है, एंटिसिपेशन, जो कि मतलब डिलीवरी में ही आपको लग रहा है ये डिलीवरी हो चुका है, बट रियलिटी में हुआ नहीं है, और आप पेमेंट कर देते हो, तब यहाँ पे चार्ज लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सरप्लस प्रोसीडिंग्स, उसके बाद सेक्शन 73 जो बात करता है सरप्लस सेल प्रोसीडिंग्स ऑफ रेवेन्यू सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा सेल हो चुका है, ठीक है, मतलब ज्यादा सेल, मतलब सरप्लस सेल फॉर ऑफ अ रेवेन्यू सेल, मतलब आपको लग रहा है ज्यादा सरप्लस सेल हो चुका है, ठीक है, तब जाके क्या बोलता है, जो कि एक्चुअली में हुआ नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू जितना था आपका उतना ही हुआ है, बट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सरप्लस सेल एग्जीक्यूट हो चुका है, तो फिर जाके चार्जेस लग जाता है। अंडर सेक्शन 82 फॉर कंट्रीब्यूशन, वहां पे भी क्या बोलता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या बोलता है, चार्जेस लग जाता है, कि आपको लगता है कि आपने ये किया, आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके बाद आपको वो चीज मिलता नहीं है, तब जाके फर्दर चार्जेस लग जाता है। तो प्रोवाइजो वही है कि पहला जो पेयर एक्ट, जब हम मीनिंग डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में मैंने कहा था कि जहाँ पे एक ट्रस्ट आ जाएगा, दैट अंडर सेकंड क्लॉज टू एक्सेप्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द चार्ज इज नॉट एनफोर्सिएबल फर्स्ट। तो आपको पता ही होगा कि अ ट्रस्टी कैन नॉट एनफोर्स हिज चार्ज अगेंस्ट ट्रस्ट प्रॉपर्टी, हिज राइट इज ओनली अंडर सेक्शन 32 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट। तो वो, तो यहाँ पे उसका जो राइट बनता है, ट्रस्टी अगर एनफोर्स करना था कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, तब वो यहाँ पे नहीं कर सकता, अंडर सेक्शन 100 ऑफ द टीपीए नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से ट्रस्ट एक्ट है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, वो कोई भी चार्जेस जो कि कोर्ट के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो वो सब भी यहाँ सेक्शन 100 के अंदर नहीं आते। एक्सटेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एक लैंडमार्क केस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस कंदाला गंताला कनोकर का केस है, काफी अजीब नाम है वैसे। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टाइम क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ये बोला गया था कि एक्सटेंशन ऑफ चार्ज भी किया जा सकता है, ठीक है, कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्या होता है, ये केस में कि सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड किया था कि दैट सिक्योरिटी ऑफ any security so deposit remains the property of a member. It could not be liquidated on some default on the part of a member. Income tax authorities do not have any preference over the duties of the secured creditors. तो यहाँ पे ये ये बोला था ये बोला गया था कि एक्सटेंशन ऑफ चार्ज को भी इनिशिएट किया जा सकता है, अगर टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि भाई इतना हम लोग एक पर्सन से लेना चाहिए। अब इसका हम लोग को ये एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को पता है ना कि if the if the income of the person rises, then the um, particular tax of that particular payer also rise। तो यही है कि मतलब आपका अगर इनकम बढ़ता है तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आपका इनकम घटता है तो उसके साथ भी क्या बोलता है टैक्स भी थोड़े वही होते हैं, घटते हैं। तो यही है। तो उसके बाद एक डिफरेंस आ जाते हैं चार्ज। बहुत जन को लगता है कि लीड और क्या बोलते हैं चार्ज सेम ही है, बट नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीन थोड़ा डिफरेंस है। तो देखते हैं। अ चार्ज में बी क्रिएटेड बाय द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, बट वेयर एज right of lien can be created only by the operation of law, and a charge is only with respect to immovable property, but whereas a lien can be in respect to movable as well as immovable property. So with this, so we would like to conclude. अभी conclusion देख लेते हैं. The mortgage can be the great way to finance the purchase of a home, and however it is important to understand the risks before taking out a mortgage. जब भी आप mortgage करते हो आपको उसका risk factors भी completely जानना पड़ता है। So यही है। So a borrower should carefully consider the financial situation of a shop around the best interest
बिफोर मेकिंग सच अ डिसीजन कि भाई हाँ, कि हम मॉर्गेज रख रहे हैं तो उसका क्या हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वही बोला गया है कि मॉर्गेज का जो हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, अब बहुत जन मॉर्गेज यूज करते हैं, तो वही है। तो इसका एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसी को ध्यान रखने का बात बोला गया है। और चार्जेस वही है, चार्जेस बेसिकली ये बात करता है, ठीक है, कि चार्जेस कोई भी ऑन एक प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है तो उसका यूजफुल टूल होता है फॉर सिक्योरिंग लोन्स, बट however we need to understand that legal implications of charge हमेशा इन्वॉल्व होता है वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट के साथ। एंड चार्जेस ऑन अ प्रॉपर्टी आर लाइक a type of security interest that can be used for securing loans. So thank you for watching this particular video, and please like, share and subscribe. So till then, bye bye.